Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 8th July 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is about Indus Water Treaty. This topic is important from our syllabus GS Paper 2 International Relations point of view. तो ये जो ट्रीटी है इंडस वाटर ट्रीटी इट हैज बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान in order to have a framework with respect to division of the water of Indus and its important tributaries. तो एक बार जरा देख लेते हैं इंडस और उसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज का ओवरऑल जो फ्लो है उसको समझते हैं और फिर हम लोग इस ट्रीटी के ऊपर आएंगे। तो इंडस जो नदी है उसके साथ उसकी ओवरऑल 5 और इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जिनको मिला करके इंडस वाटर सिस्टम कहते हैं। इंडस वाटर सिस्टम के अंदर जो टोटल 6 नदियां आ गई, इंडस के अलावा जो बाकी 5 हैं वो हैं झेलम, चिनाब, रावी, बियाज एंड सतलज। इसी सीक्वेंस में आप देख सकते हैं, ये है झेलम नदी, उसके अलावा रावी, चिनाब, बियाज, सतलज। तो ये है ओवरऑल 5-6 नदियां जो मिला करके इंडस रिवर सिस्टम बनाती हैं। इनके वाटर शेयरिंग को लेकर के इंडिया और पाकिस्तान ने एक ट्रीटी साइन किया 1960 में। उसके हिसाब से ये जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, इंडस, झेलम एंड चिनाब, ये आप इंडस नदी देख रहे हैं, उसके अलावा झेलम एंड चिनाब, ये वेस्टर्न नदियों का पानी जो है इट was allocated to Pakistan, while eastern rivers रावी, बियाज एंड सतलज, इसके वाटर को एलोकेट किया गया टू इंडिया फॉर एक्सक्लूसिव यूज। तो थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा, रावी, बियाज और सतलज का पानी जो है भारत को मिला फॉर एक्सक्लूसिव यूज, जबकि प्रीडोमिनेंटली द वाटर ऑफ इंडस, झेलम एंड चिनाब was allocated to पाकिस्तान। बट इन 3 नदियों के ऊपर, वेस्टर्न रिवर्स के नदियों के ऊपर 20% क्लेम भारत का भी रखा गया कि इंडिया कैन यूज अप टू 20% ऑफ द इंडस, झेलम एंड चिनाब वाटर फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस, जैसे कि इरिगेशन के लिए, पावर जनरेशन के लिए या ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं, रावी, बियाज एंड सतलज, द ईस्टर्न रिवर एक्सक्लूसिवली फॉर इंडिया, जबकि वेस्टर्न रिवर्स इंडस, झेलम and Chenab predominantly for Pakistan, but about 20% of the water could be utilized by India for specific purposes. इंडस वाटर ट्रीटी के जो भी प्रोविजंस हैं वो दोनों देश सही स्पिरिट में फॉलो करें, इसको इंश्योर कराने के लिए कमीशन भी बना दिया गया, इंडस कमीशन, विच इज अ परमानेंट बॉडी, जिसको ये भी जिम्मेदारी दी गई कि अगर फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट होता है तो वो ये बॉडी रिजॉल्व करेगी। इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के एक और इंपॉर्टेंट बात है पीटी पर्सपेक्टिव से कि द डील वाज ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता, मीडिएशन में ये डील साइन की गई थी, इंडस वाटर ट्रीटी। तो इंडस वाटर ट्रीटी का मोटा मोटा अगर आप देखें तो आइडिया यही निकल करके आता है कि प्रीडोमिनेंटली द लार्जर या बिगर रिवर्स वेयर एलोकेटेड टू पाकिस्तान, जबकि स्मॉलर वंस वेयर एलोकेटेड टू इंडिया। बट उसको कंपनसेट करने के लिए जो बिगर रिवर्स हैं उस पे भारत का कुछ क्लेम रखा गया फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। तो इंडस, झेलम, चिनाब पे भी भारत का थोड़ा हक है। अब ये जो प्रोविजंस हैं कि आप 20% तक पानी इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस, इसको जब भी इस्तेमाल करने जाता है इंडिया, अलग अलग अगर प्रोजेक्ट्स लगाता है इंडस, झेलम और चिनाब नदी के ऊपर, तो पाकिस्तान उसको डिस्प्यूट कर देता है। भारत के पास तो हक है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का ऑन दीज 3 रिवर्स ऑल्सो, इंडस, झेलम एंड चिनाब, बट व्हेनेवर वी कम अप विथ एनी प्रोजेक्ट, Pakistan disputes कि no, India is using more than the allocated water. India's design of the hydroelectric dam is not in line with the agreement. इस तरह के डिस्प्यूट्स करता है पाकिस्तान और उसको लेकर के इंटरनेशनल फोरम्स पे अक्सर चला जाता है।
तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाता है, जबकि देयर इज ऑलरेडी अ प्लेटफॉर्म, इंडस कमीशन इज ऑलरेडी देयर in order to resolve any dispute with respect to the implementation of the treaty. Yet Pakistan every now and then internationalize the issue in order to tarnish India's image. इंटरनेशनल फोरम्स पे जाकर के भारत को एक ऐसे देश की तरह प्रोजेक्ट करने की कोशिश करता है जो इस ट्रीटी को रेस्पेक्ट नहीं करता और इंडिया को एक इररिस्पॉन्सिबल डोमिनेटिंग पावर की तरह प्रोजेक्ट करने की कोशिश करता है। तो मुद्दा यह है कि इंडस वाटर ट्रीटी का पॉलिटिसाइजेशन करने की कोशिश करता है पाकिस्तान। कुछ मेजर डिस्प्यूट्स जो पाकिस्तान ने रेज किए हैं हाल फिलहाल में, वो है किशन गंगा प्रोजेक्ट ऑन किशन गंगा रिवर, चेनाब रिवर के ऊपर रातले प्रोजेक्ट, शाहपुर कांदी डैम प्रोजेक्ट भारत का, और रावी रिवर। इन नदियों के ऊपर इन जो प्रोजेक्ट्स को आप देख रहे हैं, किशन गंगा प्रोजेक्ट इज ओवर किशन गंगा रिवर, रातले प्रोजेक्ट इज ओवर चेनाब रिवर एंड रावी रिवर के ऊपर शाहपुर कांडी डैम प्रोजेक्ट। इन प्रोजेक्ट्स में मेनली रन ऑफ रिवर डैम बनाने की कोशिश कर रहा है भारत, जिसके थ्रू हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग प्रोड्यूस कर पाए। देखिए, रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स कैसे होते हैं, जिसके अंतर्गत आप पानी को डाइवर्ट कर सकते हैं। रिवर आ रही है, ऐसे मेन बॉडी आ रही है, वहां से आपने पानी डाइवर्ट किया, बट आप पानी को स्टोर नहीं करेंगे। आप पानी, बहते हुए पानी की ही काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे इनटू इलेक्ट्रिसिटी और उसका यूटिलाइजेशन करेंगे, बट यू विल नॉट क्रिएट एनी सच डैम विच विल बी स्टोरिंग वाटर। तो इस तरीके का रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट ला रहा है भारत अलग अलग नदियों के ऊपर, और वो प्रोजेक्ट्स मोस्टली इन लाइन में है विद द डिजाइन approved or accepted under Indus Water Treaty. Yet Pakistan creates unnecessary dispute and internationalize the matter. तो तीन जो महत्वपूर्ण डिस्प्यूट्स हैं इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के, जो तीन प्रोजेक्ट्स भारत ला रहा है जिसको पाकिस्तान डिस्प्यूट कर रहा है, उसमें सबसे पहले नाम आता है किशन गंगा प्रोजेक्ट का। जो किशन गंगा प्रोजेक्ट है, इट इज बीइंग डेवलप्ड बाय इंडिया ऑन किशन गंगा रिवर विच इज ऑल्सो नोन एज नीलम रिवर। तो नीलम रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम। अब देखिए, झेलम नदी ये है, और झेलम नदी को ऊपर से आकर के राइट हैंड साइड से इसको ज्वाइन करती है किशन गंगा नदी, और उसके ऊपर इस तरीके का रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट लेकर के आ रहा है इंडिया, जिसका नाम है किशन गंगा प्रोजेक्ट। अभी इसको लेकर के पाकिस्तान ने डिस्प्यूट खड़ा कर दिया, एंड पाकिस्तान टुक द इशू टू परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एट द हेग, क्लेमिंग दैट द डिजाइन ऑफ दिस किशन गंगा प्रोजेक्ट इज नॉट इन लाइन विथ इंडस वाटर ट्रीटी। और फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जब मामला पहुंचा, तो फिर भारत ने फैसला किया कि हम लोग इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो भी डैम बना रहे हैं किशन गंगा डैम, उसकी हाइट को रिड्यूस कर देंगे फ्रॉम 98 मीटर टू 37 मीटर। उसके अलावा रातले प्रोजेक्ट, आप देखिए चेनाब नदी के ऊपर हम लोग लेकर के आ रहे हैं रातले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। इसकी हाइट लगभग 133 मीटर है। इसको भी लेकर के पाकिस्तान ने डिस्प्यूट खड़े किए हैं और एलिगेशन लगाता है कि द रातले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन चेनाब रिवर इज नॉट इन लाइन विथ द स्पिरिट ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। उसके अलावा अभी रावी नदी की अगर बात की जाए, अभी देखिए इंडस, झेलम, चेनाब, ये तीन नदियों के ऊपर तो पाकिस्तान का प्रीडोमिनेंटली हक है, और इस कारण से उस पर डिस्प्यूट वो खड़े करता रहता है। लेकिन अगर आप बात करें बाकी तीन नदियों की, रावी, बियाज और सतलज की, तो इस पे तो इंडिया का हक है एज पर इंडस वाटर ट्रीटी। तो हम लोग रावी नदी के ऊपर एक प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं, शाहपुर कांदी डैम प्रोजेक्ट, शाहपुर कांडी डैम प्रोजेक्ट। ये देखिए, आप रावी नदी की अगर ओरिजिन को देखें तो इट ओरिजिनेट समवेयर फ्रॉम हियर, रंजीत सागर के पास एक रंजीत सागर डैम है बनाया भारत ने, और उस डैम की मदद से थोड़ा सा पानी हम लोग डाइवर्ट करते हैं टुवर्ड्स शाहपुर कांदी डैम, जहां से हम लोग फिर से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे है, आप देखो यहाँ रावी नदी की शुरुआत हो रही है, और यहाँ पे रंजीत सागर डैम बना करके भारत ने थोड़ा सा पानी डाइवर्ट किया, और उस डाइवर्टेड वाटर की मदद से शाहपुर कांदी
डैम प्रोजेक्ट से इंडिया हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने डिस्प्यूट खड़े कर दिए कि इंडिया इज taking away excessive amount of Ravi River, which can damage the ecological flow of Ravi River. It might lead to death of Ravi River. तो ऐसे पाकिस्तान का कोई हक है नहीं रावी नदी पे। पाकिस्तान को तो हक मिला है इंडस पे, झेलम पे और चेनाब पे। बट रावी नदी, आप देखिए, रावी नदी सीधा सीधा पाकिस्तान के पाले में नहीं है। रावी नदी के ऊपर इंडिया प्रोजेक्ट्स ला सकता है, तो इंडिया ला रहा है रंजीत सागर डैम और शाहपुर कांदी डैम। बट रावी नदी जो है अल्टीमेटली इट गोज एंड ज्वाइंस चेनाब। आप देखिए, ये रावी नदी है, अल्टीमेटली जाकर के चेनाब नदी को ज्वाइन कर रहा है। अब पाकिस्तान ने क्या क्लेम कर दिया कि रावी नदी के ऊपर जो भी डैम बना रहा है भारत, रंजीत सागर डैम, शाहपुर कांडी डैम, ये रावी नदी के इकोलॉजिकल फ्लो को बैडली डैमेज करेगा एंड दैट विल हैव अल्टीमेट इम्पैक्ट ऑन चेनाब रिवर आल्सो, एंड दैट इज व्हाई पाकिस्तान डिस्प्यूटेड द शाहपुर कांडी डैम प्रोजेक्ट एज वेल। पाकिस्तान in fact accused India of engaging into water terrorism because of the dam project India is bringing on Ravi River। तो ये सब इश्यूज चल रहे हैं, इसी पर ये आर्टिकल आया है। ये आर्टिकल को अगर आप पढ़ें ध्यान से तो बस यही कह रहा है कि देखिए, ये जो अग्रीमेंट है इंडस वाटर ट्रीटी, ये काफी सक्सेसफुल रहा है। इट हैज बीन इंटरनेशनली अक्लेम्ड ट्रीटी एज फार एज वाटर शेयरिंग बिटवीन टू कंट्रीज आर कंसर्न, स्पेशली बिटवीन टू हॉस्टाइल कंट्रीज लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान। उसके बावजूद भी ये ट्रीटी काफी सक्सेसफुल रहा है। लेकिन मॉडर्न टाइम में, मौजूदा टाइम में, अभी देखिए ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, उसके कारण फास्ट मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स हो रहा है, पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है। तो इस कारण से आने वाले टाइम में पानी की कमी होगी ही दोनों साइड में, और ऐसे हालत में वाटर शेयरिंग को लेकर के डिस्प्यूट्स बढ़ेंगे। तो इंडिया और पाकिस्तान को एक दूसरे के प्रोजेक्ट्स को डिस्प्यूट करने के बजाय वापस से बैठ करके रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है इस ट्रीटी को, ताकि दोनों साइड्स के जेन्युइन नीड्स पूरे हो पाए। पाकिस्तान तो हेविली डिपेंड करता है, पाकिस्तान की इकोनॉमी तो हेविली डिपेंड करती है ऑन इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। 90% ऑफ पाकिस्तान एग्रीकल्चरल आउटपुट इज डिपेंडेंट अपॉन इंडस। तो उसके लिए तो ये काफ़ी क्रिटिकल है, भारत के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया के अंदर पावर रिक्वायरमेंट्स काफ़ी बढ़ रहे हैं, और उस केस में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कुड बी एन इम्पॉर्टेंट सॉल्यूशन, क्योंकि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस, और पंचामृत स्ट्रैटेजी को पूरा करने में ये हेल्पफुल हो सकते हैं। तो इसलिए इंडिया को भी आने वाले टाइम में अपने जो स्ट्रैटेजिक एनर्जी नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। तो बोथ साइड्स नीड टू discuss the issue and restructure the issue as per the current changing scenario, increasing power demand, increasing agricultural dependence over the river because of population rise, and decreasing water availability because of fast melting of glaciers। तो इसको देखते हुए अब ये 60-65 साल पुराना ट्रीटी है, इसको रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है, ताकि भविष्य में भी ये ट्रीटी दोनों ही कंट्रीज के लिए इफेक्टिव रहे। तो इंडस रिवर सिस्टम के ऊपर यूपीएससी ने साल 2021 में प्रीलिम्स में ये प्रश्न पूछा था, और मेंस में साल 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। जो आर्टिकल में डिस्कस किया गया है, इसी पे सवाल आया था साल 2016 में। पहले तो पूछ लिया कि इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बताइए, तो वो आपको बता देना था कि इंडस वाटर ट्रीटी वर्ल्ड बैंक द्वारा ब्रोकर्ड ट्रीटी है। इसके मेन प्रोविजंस तो रावी सतलज ब्यास एक्सक्लूसिवली फॉर इंडिया, वेस्टर्न रिवर्स वेयर फॉर पाकिस्तान बट विथ 20% यूज अवेलेबल फॉर इंडिया। इंडस कमीशन के बारे में लिख दिया। फिर बोल रहा था कि इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस बताइए, जो मॉडर्न टाइम में चेंजिंग बायलैटरल रिलेशंस पे इम्पैक्ट कर सकता है। इकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस मैंने आपको बताया कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और उस हिसाब से फिर अब वाटर अवेलेबिलिटी, रिलेटिव वाटर अवेलेबिलिटी कम हो रही है, तो उसके कारण दोनों देशों के रिलेशनशिप पे, बायलैटरल रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट पड़ेगा। इकोनॉमिक, मैंने कहा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है भारत की, और भारत का कमिटमेंट है पंचामृत स्ट्रैटेजी के अंतर्गत 50% इलेक्ट्रिसिटी हम लोग रिन्यूएबल सोर्सेज से प्रोड्यूस करेंगे। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो इस कारण से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी available in Indus water system is important for India। Agriculture
के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, इंडस वाटर एंड इट्स एसोसिएटेड ट्रिब्यूटरीज। इनफैक्ट पाकिस्तान के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। 90% ऑफ पाकिस्तान एग्रीकल्चरल आउटपुट डिपेंड अपॉन दिस। पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन समझ लीजिए। साल 2016 में उरी अटैक के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि वाटर एंड ब्लड कैन नॉट फ्लो साइमल्टेनियसली। तो उन्होंने इंडिकेट किया था कि भारत और सारे डैम्स बना सकता है और इंडस नदी के पानी को और उसके ट्रिब्यूटरीज के पानी को और ज़्यादा डाइवर्ट कर सकता है भारत की तरफ, इन ऑर्डर टू ड्राई आउट पाकिस्तान। उस पर पाकिस्तान ने रिटेलिएट करते हुए कहा था कि अगर ऐसा करेगा भारत तो हम लोग न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी प्रीडोमिनेंटली डिपेंड करती है इंडस रिवर के वाटर के ऊपर। उसके अलावा पाकिस्तान बार बार इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करता है इंडस वाटर डिस्प्यूट को, जबकि हमारे पास एक बायलैटरल मैकेनिज्म ऑलरेडी अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ इंडस कमीशन। तो ये सब चीज़ें साबित करती हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है इसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भी है, पॉलिटिसाइजेशन की पॉसिबिलिटीज़ भी हैं। फिर कंक्लूजन में आपको यही लिख देना है कि अभी तक तो ये ट्रीटी काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, बट विद चेंजिंग सिनेरियो दोनों साइड्स को बैठ करके इसको रिस्ट्रक्चर करना चाहिए ताकि आगे भी ये ट्रीटी इफेक्टिव रहे। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड कोऑपरेटिव मिल्क इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले कोऑपरेटिव्स के बारे में समझते हैं, फिर करंट डेवलपमेंट पे आएंगे। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कोऑपरेटिव्स आर एसोसिएशन ऑफ पीपल, ऑटोनोमस एसोसिएशन ऑफ पीपल, जहां पे लोग अपनी इच्छा से साथ में आते हैं, यूनाइट वॉलंटरीली फॉर सम कॉमन इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल नीड्स। अपने इकोनॉमिक, सोशल या कल्चरल नीड्स को कलेक्टिव तरीके से पूरा करने के लिए लोग जब एक ग्रुप बनाते हैं तो उसको कहा जाता है कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव्स आर जॉइंटली ओन्ड, इसका कोई एक दो ओनर नहीं रहता है, डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड इंटरप्राइजेस। तो कोऑपरेटिव्स का एग्जांपल जब देखेंगे तो ये और क्लैरिटी आ जाएगी, बट आईएलओ का ये डेफिनेशन है विथ रिस्पेक्ट टू कोऑपरेटिव्स, जहां पे इंडिविजुअल्स कलेक्टिव तरीके से किसी एक सिस्टम को रन करते हैं, जहां पे कोई एक या दो इंडिविजुअल डोमिनेट नहीं करता है। तो इंस्टीट्यूशन इज रन इन अ डेमोक्रेटिक मैनर। अभी अलग अलग तरह के कोऑपरेटिव्स को देखते हैं तो क्लैरिटी आएगी कि कोऑपरेटिव्स हैं क्या और कैसे कैसे काम वो करते हैं। टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स। कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स, देखिए कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स के अंतर्गत क्या होता है कि बड़ी बड़ी सोसाइटीज हैं, मान लीजिए, या एक बहुत बड़ा एरिया है जहां पे 10,000 परिवार रहता है, मान लीजिए 5,000 परिवार रहता है। वो लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा होलसेलर से कांटेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि टूथपेस्ट के सप्लाई के लिए या फिर डिटर्जेंट के सप्लाई के लिए, दे डायरेक्टली बाय थिंग्स इन बल्क and then they make that bulk purchase available to their members at a cheaper rate as compared to the retail price। इसका एग्जांपल है मुंबई पुणे में इस तरह के मिलते हैं सुपर बाजार, अपना बाजार, जहां कलेक्टिवली 8,000 5,000 लोगों ने मिल करके या परिवारों ने मिल करके अपना एक कंज्यूमर कोऑपरेटिव बनाया है, जहां पे दे डायरेक्टली डील विद द होलसेल मैन्युफैक्चरर या बल्क मैन्युफैक्चरर्स। इससे बेहतर एग्जांपल है जहां पे आपको समझ आएगा प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव, जहां पे कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने वाले जो लोग हैं वो साथ मिल करके प्रोडक्शन करते हैं। कुछ लोग प्रोडक्शन करेंगे, कुछ लोग पैकेजिंग करेंगे, कुछ लोग लॉजिस्टिक्स देखेंगे, कुछ लोग मार्केटिंग करेंगे। इस तरीके से ओवरऑल इनकम सब लोगों का बढ़ जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी। इट स्टार्टेड इन गुजरात, जहां पे फार्मर्स ने मिल करके आपस में ग्रुपिंग बना ली। कुछ फार्मर्स ने मिल्किंग का काम शुरू कर दिया कि हम दूध निकालेंगे, कुछ ने पैकेजिंग का शुरू कर दिया, कुछ ने ट्रांसपोर्टेशन शुरू कर दिया, और इस तरीके से सारे फार्मर्स की इनकम बढ़ गई एज कंपेयर टू व्हाट दे हैड इनकम अर्लियर व्हेन ऑल ऑफ देम वर वर्किंग इन आइसोलेशन। मार्केटिंग कोऑपरेटिव, जहां पे मान लीजिए इसका एग्जांपल है महाराष्ट्र ग्रेप कोऑपरेटिव सोसाइटी, कॉटन मार्केटिंग कोऑपरेटिव, जहां पे एक साथ मिल करके ग्रेप्स मैन्युफैक्चरर अलग अलग तरीके जगह से ग्रेप लेकर के आए। नासिक का एरिया जो है वो ग्रेप मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफी फेमस है, तो आसपास के रीजन से ग्रेप्स लेकर के आप मिल करके वो सेल करते हैं ताकि उनके कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर बनी रहे। क्रेडिट कोऑपरेटिव, इसी के अंदर आते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स। इसके अलावा और भी क्रेडिट कोऑपरेटिव्स हो सकते हैं, जैसे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉय कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। इसके अंतर्गत क्या होगा, मान लीजिए कि एपीडीसीएल के एम्प्लॉयज हैं, उन्होंने आपस में मिल करके कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दी।
जिसमें हर महीने वो 1000, 2000, 4000 रुपए जमा करते रहेंगे। किसी भी मेंबर को लोन की जरूरत होगी, बल्क अमाउंट की लोन की जरूरत होगी, तो वो लोन के लिए अप्लाई करेगा और बाकी सारे मेंबर्स जब अप्रूव कर देंगे तो उसको लोन दे दिया जाएगा, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख। जब भी उसके पास पैसे होंगे तो वो रिटर्न करेगा विद सम नॉमिनल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे जैसे मेंबर रिटायर होते जाएंगे, उन्होंने पूरे अपने सर्विस के टाइम में जितना भी पैसा जमा किया है वो उनको वापस दिया जाएगा विद सम नॉमिनल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो इस तरीके से क्रेडिट कोऑपरेटिव बनते हैं, जहां पे मेंबर्स आपस में मिल करके एक ग्रुप बनाते हैं और अपने में से ही किसी को अगर पैसों की जरूरत होती है तो उधार देते हैं। हाउसिंग कोऑपरेटिव्स, जहां कुछ एक मेंबर्स मिल करके पैसा कलेक्ट करके घर बनाते हैं कलेक्टिव तरीके से, और कुछ एक्स्ट्रा यूनिट्स फ्लैट बना देते हैं जिसको वो फिर बेचते हैं टू अदर्स, जिनसे वो फिर पैसा रिकवर करते हैं इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स या क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स। तो इस तरीके से जो लो इनकम ग्रुप्स हैं, जो रिलेटिवली गरीब परिवार हैं, वो हाउसिंग कोऑपरेटिव्स की मदद से अपने लिए घर तैयार करते हैं। फार्मिंग कोऑपरेटिव, जहां कुछ एक फार्मर्स मिल करके अपनी जमीन को एक साथ ला करके कलेक्टिव तरीके से फार्मिंग करें। उससे क्या होता है कि बीच में जो दो खेतों के बीच में बाउंड्री क्रिएट करने के लिए जो लैंड वेस्ट होता है वो खत्म हो जाता है। उसके अलावा इरिगेशन जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है और मार्केटिंग भी बेहतर तरीके से हो सकता है। फार्मर्स आर प्रोड्यूसिंग देयर क्रॉप्स टुगेदर। अलग अलग तरह के कोऑपरेटिव्स को रेगुलेट करने के लिए हमारे देश में अलग अलग कानून है। तो कोऑपरेटिव्स को लेकर के देयर आर सेवरल सेट ऑफ लॉज। फॉर मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्रोड्यूसर। फॉर प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव देयर इज सेपरेट सेट ऑफ लॉज लाइक दैट। आई जस्ट होप कि आपको कोऑपरेटिव्स के बारे में कुछ समझ आ रहा है। अभी अगर कोऑपरेटिव्स का सबसे सक्सेसफुल एग्जांपल देखा जाए भारत में है तो वो है अमूल। अमूल ने हमारे देश के अंदर व्हाइट रिवॉल्यूशन की शुरुआत करा दी, जिसके कारण इंडिया बिकेम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर। मिल्क में हम सेल्फ सफिशिएंसी अटेन कर चुके हैं। तो उसका बेहतरीन एग्जाम्पल है अमूल। अमूल की कैसे शुरुआत हुई वो समझते हैं और फिर देखेंगे कि कैसे अमूल ने पूरे देश भर के अंदर व्हाइट रिवॉल्यूशन की शुरुआत कराई। तो देखिए, गुजरात में आनंद डिस्ट्रिक्ट की बात है। वहां पे आजादी से जस्ट पहले एक लीडर हुआ करते थे, त्रिभुवन दास पटेल। उन्होंने सरदार पटेल को लिख करके एक इशू बताया जो गुजरात के फार्मर्स फेस कर रहे थे, और वो था एक्सप्लॉइटेशन बाय मिडिलमैन। एक पोल्सन डेयरी नाम का आप कह सकते हैं मिडिलमैन था, या आप कह सकते हैं कंपनी थी, जो फार्मर से काफी सस्ते दामों पे मिल्क खरीदती थी। खुद मिल्क नहीं प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन फार्मर से सस्ते दामों पे मिल्क खरीद रही है और उसको गुजरात और बॉम्बे के बाजारों में महंगे दामों पे बेच करके खूब सारा मुनाफा कमा रही है और फार्मर्स को बहुत कम पैसा देती थी। इससे फार्मर्स की इकोनॉमिक स्थिति काफी खराब बनी रही। बट द मिडिल मैन पोल्सन डेयरी वॉज अर्निंग अ लॉट। तो ये स्थिति एक्सप्लेन किया त्रिभुवन दास पटेल ने टू सरदार पटेल। सरदार पटेल जी ने सजेशन दिया त्रिभुवन दास पटेल को कि आप क्यों नहीं फार्मर्स को यूनाइट करके उनको गाइड करते हैं कि वो अपनी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाए, जहां पे वो मिल करके मिल्क प्रोड्यूस करें। उन्हीं फार्मर्स में से कुछ जो हैं वो मिल्क की पैकेजिंग करें, कुछ जो हैं वो मिल्क की ट्रांसपोर्टेशन करें, कुछ जो हैं वो बड़े शहरों में जाकर के उनको बेचें। तो इस सजेशन के बाद त्रिभुवन दास पटेल जी ने फार्मर्स की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनवाई, जिसका नाम रखा गया अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी। और इन्होंने पोल्सन डेयरी को मिल्क बेचना बंद कर दिया और सीधा सीधा अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू ये फिर मिल्क बेचते थे। तो जो भी एक्स्ट्रा इनकम होता था दैट रिटर्न टू द फार्मर्स। फार्मर्स ने फिर उस एक्स्ट्रा इनकम को अपने कैटल्स पे इन्वेस्ट किया, उनको बेहतर क्वालिटी का फीड खिलाया, तो इससे कैटल्स की भी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ गई और एक वर्चुअस सा साइकिल शुरू हो गया, हायर प्रोडक्शन हायर इनकम। एंड अमूल देखते देखते एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल बन गया विच कुड improve the living condition of the farmers who were engaged in milk production in गुजरात। तो जब अमूल एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल बन गया तो फिर भारत सरकार ने 1965 में एक बोर्ड बनाया, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। उसके चेयरमैन बने वर्गीस कुरियन साहब, पहले चेयरमैन। और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को काम दिया गया कि आप अमूल जैसा ही कोऑपरेटिव सोसाइटी भारत के अलग अलग कोनों में बनवाएं, जिससे मिल्क प्रोडक्शन को इंसेंटिवाइज किया जाए और फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज किया जाए। और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने यह काम शुरू किया। भारत के अलग अलग हिस्सों में कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनवाई गई और उनका ऐसा मिल्क प्रोडक्शन शुरू कराया गया। मिल्क एंड एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स जैसे चीज एंड कर्ड एंड ऑल प्रोडक्शन शुरू किया गया, पैकेजिंग, सेलिंग।
तो इससे भारत के अलग अलग कोनों में नए नए मिल्क कोऑपरेटिव ब्रांड्स डेवलप हुए। मदर डेयरी, तो जम्मू कश्मीर में स्नो कैप, पंजाब में वेरका, हमारे असम के अंदर चलता है ब्रांड पूर्वी ब्रांड, दैट इज ऑल्सो डेवलप्ड बाय नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। और भारत के अलग अलग हिस्सों में जब इस तरीके से कोऑपरेटिव मिल्क कोऑपरेटिव्स बनाई गई और सबने अपना अपना प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज किया, तो देखते देखते हमारे देश के अंदर एक क्रांति सी आ गई मिल्क प्रोडक्शन में, जिसको नाम दिया गया व्हाइट रिवॉल्यूशन। और इंडिया जो एक मिल्क डेफिशिएंट कंट्री था, इट बिकेम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर। अगर हमारे स्टेट असम की बात की जाए तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका नाम है वमूल। इट वाज क्रिएटेड इन 1976 बाय नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। जिस ब्रांड नेम से अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं वमूल, उस ब्रांड का नाम है पूर्वी। अब रिसेंट डेवलपमेंट पे आते हैं। कोऑपरेटिव्स, जिनको हिंदी में सहकार कहते हैं, उसको लेकर के भारत सरकार ने एक आइडिया अडॉप्ट किया है, सहकार से समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेटिव्स। क्योंकि कोऑपरेटिव्स हैव बीन सक्सेसफुल इन अनटैपिंग और यूटिलाइजिंग, रियलाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स, चाहे वो फार्मिंग सेगमेंट हो, चाहे वो रिटेलर सेगमेंट हो, उनके पोटेंशियल को इंक्रीज करने में और अर्निंग को इंक्रीज करने में कोऑपरेटिव्स ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसलिए एक सहकार से समृद्धि इनिशिएटिव लेकर के आई है भारत सरकार, जिसके अंतर्गत ये 2 साल पहले आइडिया लाया गया, सहकार से समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेटिव्स। और उसके अंतर्गत फिर एक नई मिनिस्ट्री बनाई गई, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, और उसके मिनिस्टर बने हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी। तो वो ये भी पोर्टफोलियो संभालते हैं अपार्ट फ्रॉम होम मिनिस्ट्री। और अमित शाह जी ने ऐसे ही सहकार से समृद्धि यानी कि प्रॉस्पेरिटी फ्रॉम कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस में हाल फिलहाल में भाषण देते हुए कहा कि भारत सरकार का लक्ष्य है अगले 5 साल में भारत के हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक कोऑपरेटिव बैंक यानी कि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और एक मिल्क कोऑपरेटिव्स को वो इस्टेब्लिश करवाएंगे। और उसके साथ ही साथ सून गवर्नमेंट विल कम अप विथ नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन जब बनाया गया था तो उसको लेकर के थोड़ा डिस्प्यूट भी हुआ था, क्योंकि कई सारे स्टेट गवर्नमेंट्स का कहना था कि सिंस कोऑपरेशन या कोऑपरेटिव्स आर पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, तो फिर भारत सरकार इस पे मिनिस्ट्री क्यों बना रही है। बट ये आर्गुमेंट में बहुत ज़्यादा दम है नहीं, क्योंकि एग्रीकल्चर भी तो स्टेट लिस्ट है, बट देयर इज अ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एज वेल, राइट। भारत सरकार ने हाल फिलहाल में कोऑपरेटिव्स को प्रमोट करने के लिए कई सारे स्टेप्स लिए हैं। एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव था 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। उसके अंतर्गत कोऑपरेटिव्स को बूस्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऐड किए गए हैं। पार्ट 9B वाज एडेड इन ऑर्डर टू रेगुलेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। पार्ट 3 में आर्टिकल 19(1)(c अगर आप अब पढ़ें तो आपको वहां दिखेगा कि नाउ पीपल हैव फंडामेंटल राइट टू मेक यूनियंस एंड एसोसिएशंस। ये तो पहले से था ही, कोऑपरेटिव बनाने का भी अब अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट बन गया है, क्योंकि वर्ड कोऑपरेटिव वाज आल्सो एडेड एज ए रिजल्ट ऑफ 97th अमेंडमेंट एक्ट इन आर्टिकल 19(1)(c। उसके अलावा डीपीएसपी पार्ट 4 में भी आर्टिकल 43B ऐड कर दिया गया, जहां सरकार को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है दैट इट मस्ट फोकस ऑन प्रमोटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो इस तरीके से कोऑपरेटिव्स जिन्होंने मिल्क सेक्टर में तो काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन दिखाया है, क्रेडिट सेक्टर में भी कोऑपरेटिव बैंक्स काफी सक्सेसफुल रहे, उनको बाकी सारे फील्ड में भी प्रमोट करने के लिए भारत सरकार स्टेप्स ले रही है, ताकि कोऑपरेटिव्स का जो पोटेंशियल है उसको पूरी तरीके से टैप किया जा सके, यूटिलाइज किया जा सके। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे मैंने एक छोटा सा आपको प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना साल 2016 में लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने। नाम से जैसा आपको समझ आ रहा है, द पर्पस ऑफ दिस स्कीम इज टू हेल्प फार्मर्स टू हैव इंश्योरेंस ऑफ देयर क्रॉप्स। इस इंश्योरेंस स्कीम में होता क्या है कि फार्मर्स अपने क्रॉप का इंश्योरेंस ले सकते हैं और उसके लिए उनको एक बेसिक सा प्रीमियम भरना होता है। जैसे हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, तो प्रीमियम भरते हैं, वैसे ही फार्मर्स को अपने क्रॉप का एक बेसिक सा इंश्योरेंस प्रीमियम भरना होता है। खारिफ क्रॉप्स के लिए 2% होता है प्रीमियम,
ऑफ द सम इंश्योर्ड, जितने का भी फसल है, देखिए ना, खारिफ क्रॉप्स जिसके अंदर ऑल खारिफ फूड ग्रेन्स आते हैं प्लस ऑयल सीड जो खारिफ सीजन में उगाए जा सकते हैं, उनके लिए 2% ऑफ द सम इंश्योर्ड, जो भी फसल है, मान लीजिए कि 1 लाख की फसल है तो 2,000 रुपए हो गए प्रीमियम। राबी क्रॉप्स के लिए 1.5%, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के लिए 5%। ये होता है प्रीमियम रेट। 5% फॉर ऑफ द सम इंश्योर्ड फॉर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, 1.5% ऑफ द सम इंश्योर्ड फॉर राबी क्रॉप्स। अभी ये प्रीमियम फार्मर्स को भरना होता है। दिस प्रीमियम रेट हैज बीन डेलिबरेटली केप्ट वेरी लो, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतना ही प्रीमियम भरा जाता है प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनियों को। इंश्योरेंस कंपनियां इससे ज्यादा प्रीमियम चार्ज करती हैं, बट जो भी बैलेंस प्रीमियम होता है वो सरकार भरती है अपने तरफ से। मान लीजिए कि खारिफ क्रॉप का प्रीमियम हो रहा है 6%, तो 2% फार्मर्स भरेंगे, बाकी का 4% सरकार भरेगी अपने तरफ से। ये है प्रोविजन ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। साल 2016 से लाया गया है। फार्मर्स के क्रॉप्स इंश्योर्ड हों ताकि फार्मर्स को किसी भी तरीके के क्रॉप लॉस से बचाया जा सके। इट हैज बीन ब्रॉट इन लाइन विथ द गोल ऑफ डबलिंग द फार्मर्स इनकम, जो भारत सरकार की एक इंपॉर्टेंट गोल थी। साल 2016 में सरकार ये टारगेट लेकर के आई थी, टू डबल द फार्मर्स इनकम इन रियल सेंस बाय 2022 विथ रिस्पेक्ट टू 2016। उसको पूरा करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स थे, उसमें से एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो अलग अलग तरह के क्रॉप्स के लिए फिर इंश्योरेंस प्रीमियम था। रिमेनिंग प्रीमियम वेयर टू बी पेड बाय द गवर्नमेंट। अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार में सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट प्रीमियम को नहीं भरेगी अपने तरफ से। जो रिमेनिंग प्रीमियम होगा 50% विल बी बोर्न बाय द यूनियन गवर्नमेंट एंड 50% बाय द स्टेट गवर्नमेंट। बट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के केस में इक्वेशन थोड़ा अलग है। 90% वुड बी बोर्न बाय द यूनियन गवर्नमेंट वाइल 10% बाय द स्टेट गवर्नमेंट। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपको ये भी याद रखना है कि जो फार्मर्स क्रॉप्स के लिए लोन लेते हैं या फिर जो फार्मर किसान क्रेडिट कार्ड अवेल कराते हैं ताकि जरूरत पड़ने पे वो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके अपने लिए लोन ले पाए, उन दोनों तरह के फार्मर्स के लिए फसल बीमा योजना के अंतर्गत अपने फसलों का बीमा कराना, इंश्योरेंस कराना कंपलसरी है। तो ये तो बात हो गई फसल बीमा योजना की। इस पेज को तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, खारिफ क्रॉप के लिए क्या है प्रीमियम। तो मैक्सिमम इंश्योरेंस चार्जेस पेड बाय द फार्मर, 2% of the sum insured, 1.5% and 5% for Kharif, Rabi and horticultural. Remaining amount will be paid by the government, 50% by the central government and 50% by the state government. अब जो कंपनियां क्रॉप इंश्योरेंस देती हैं इन जनरल, उनके नाम यहाँ लिखे हैं। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी, चोलामंडलम, MS जनरल इंश्योरेंस कंपनी, लाइक दैट बहुत सारे हैं। मैंने आपको कहा कि फार्मर विल पे लिमिटेड प्रीमियम व्हाइल रिमेनिंग अमाउंट विल बी पेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हैज बीन ब्रॉट इन लाइन विद द थीम वन नेशन वन स्कीम। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से पहले भी 2 स्कीम चल रहे थे हमारे देश के अंदर क्रॉप इंश्योरेंस के लिए। उन दोनों को हटा करके अलग अलग एरियाज के लिए अलग अलग स्कीम्स थे। सरकार ने उन दोनों को हटा करके पूरे देश भर के लिए पैन इंडिया वन स्कीम ला दिया, इन लाइन विथ वन नेशन वन स्कीम थीम। एक बात और आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से याद रखनी है कि अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना द रिस्क इज कवर्ड ऑफ बोथ टाइप्स। प्री हार्वेस्ट यानी कि कटाई से पहले के जो भी रिस्क हैं, क्रॉप लॉस हो जाता है बिकॉज ऑफ फायर, लाइटनिंग स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म, ETC, या पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, कटाई के बाद भी 14 दिनों तक अगर कुछ लॉस होता है तो उस केस में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फार्मर्स को कंपनसेशन दिया जाएगा। अब करंट न्यूज पे आते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो ओवरऑल क्रॉप इंश्योरेंस कवरेज है वो घट रहा है, जबकि बढ़ना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार लगातार पुश कर रही है फार्मर्स को भी और क्रॉप इंश्योरेंस कंपनियों को भी कि आप ज्यादा से ज्यादा क्रॉप इंश्योरेंस कवरेज दें। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों क्रॉप इंश्योरेंस कवरेज डिक्लाइन कर रहा है। उसके पीछे कारण है बढ़ता हुआ लॉसेस, क्रॉप लॉसेस। पिछले साल 2023-24 की बात की जाए तो फ्लड के कारण, हीट वेव के कारण, अनसीजनल रेन्स के कारण क्रॉप डैमेजेस बहुत हुए। इस कारण से क्रॉप इंश्योरेंस कंपनियों को बहुत सारा
कंपनसेशन पे करना पड़ा है, उनका रिस्क काफी बढ़ गया, रिस्क एक्सपोजर काफी बढ़ गया है, क्योंकि क्रॉप लॉसेस बढ़ रहे हैं क्लाइमेट चेंज के कारण, अनसीजनल रेनफॉल के कारण, हीट वेव्स के कारण, पेस्ट अटैक के कारण। तो जब क्रॉप डैमेजेस बढ़ रहे हैं तो इंश्योरेंस कंपनियों का रिस्क बढ़ रहा है, और इस कारण से वो अब इस साल ज्यादा से ज्यादा इंश्योरेंस देने के मूड में नहीं है, सिंस देयर रिस्क एक्सपोजर इज हाई। तो ये एक अजीब सा, आप कह सकते हैं, निगेटिव सा साइकिल बन रहा है। जब फार्मर्स के लिए डैमेजेस अमाउंट बढ़ रहा है, रिस्क बढ़ रहा है, तो क्रॉप इंश्योरेंस कंपनियां अपना ओवरऑल क्रॉप इंश्योरेंस एक्सपोजर घटा रही हैं, और उनका भी कंसर्न जेन्युइन है, क्योंकि उनको ज्यादा से ज्यादा प्रीमियम भरना पड़ रहा है। सो दे आर ऑल्सो बिकमिंग मोर एंड मोर वल्नरेबल। तो क्लाइमेट चेंज के कारण एग्रीकल्चर पे क्या असर पड़ रहा है, उसमें आप ये पॉइंट भी लिख सकते हैं कि बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, pre and post harvest damages are on the rise, and hence the crop insurance companies are reducing their overall crop insurance exposure, making farmers more vulnerable to crop damages. इस टॉपिक बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इरोजन बाय ब्रह्मपुत्र रिवर। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपको याद रखना चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी ऑफ गुवाहाटी यूनिवर्सिटी हैज कम अप विथ अ डेटा आफ्टर प्रॉपर स्टडी विथ रिस्पेक्ट टू इरोजन कॉज्ड बाय ब्रह्मपुत्र रिवर इन असम। पिछले 40 सालों में कितना इरोजन हुआ है। 1967 से लेकर के 2016 तक में असम हैज लॉस्ट अबाउट 2678 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड बिकॉज ऑफ इरोजन। एट द सेम टाइम थोड़ा बहुत डिपोजिशन भी हुआ है, क्योंकि नदियां तो कुछ एक जगह से कटाव करती हैं, लैंड मास को लेकर के जाएंगी, तो कहीं कहीं जाकर के उसको सेटल भी कर देती हैं। बहुत सारा तो जो सैंड सिल्ट पेबल्स है उसको तो ले जाकर के वो ओशन में डिपॉजिट कर देती हैं, बट कभी कभार जो सैंड सिल्ट पेबल्स वो इरोड करती हैं फ्रॉम द बैंक ऑफ द रिवर, वो किसी दूसरे बैंक में ले जाकर के सेटल भी कर देती हैं। तो इस कारण से एक तरफ से इरोजन होता है तो दूसरी तरफ थोड़ा बहुत डिपोजिशन भी होता है, जिस कारण से मार्सी स्वैम्पी लैंड्स बनते हैं, जिसको हम लोग चार भी कहते हैं असम के अंदर। तो ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास आपको कई सारे इस तरह के स्वैम्पी मार्सी लैंड मिलेंगे, जिनको हम लोग कहते हैं चार। तो लगभग 40 सालों में 2600 स्क्वायर किलोमीटर लैंड इरोड हुआ है, जबकि 600 स्क्वायर किलोमीटर का लैंड डिपोजिशन के कारण बना भी है। सबसे ज्यादा जो लॉस हुआ है इरोजन के कारण लैंड का, वो हुआ है मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में। अबाउट 200 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड हैज बीन लॉस्ट इन लास्ट 40 ईयर्स। ब्रह्मपुत्र नदी की बात की जाए तो इसका ओवरऑल एरिया has increased from 2000 square kilometer to 6000 square kilometer in from 19th century, from the beginning of 20th century। तो पिछले 100 सालों की अगर बात की जाए तो मोटा मोटा आप कह सकते हैं 4000 स्क्वायर किलोमीटर लैंड लॉस हुआ है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी का जो ओवरऑल एरिया है इट हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 2000 स्क्वायर किलोमीटर टू 6000 स्क्वायर किलोमीटर, एंड एवरेज चैनल विड्थ, ब्रह्मपुत्र नदी का एवरेज विड्थ जो है वो 6 किलोमीटर से बढ़कर के 10 किलोमीटर हुआ है। तो 40 साल में तो 2000 स्क्वायर किलोमीटर लैंड हमने लूज किया है, लेकिन 100 सालों की अगर बात की जाए, 100 से 120 सालों की बात की जाए 20th सेंचुरी से लेकर के 2016 तक, तो चूंकि ब्रह्मपुत्र का साइज 2000 स्क्वायर किलोमीटर से बढ़कर के 6000 स्क्वायर किलोमीटर हुआ है, मतलब ओवरऑल वी हैव लॉस्ट अबाउट 4000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड बिकॉज ऑफ इरोजन। Data would be helpful in writing any mains answer. Next article is about Rath Yatra at Jagannath Puri. This is important from prelims exam point of view. देखिए, जगन्नाथ टेम्पल इज इन पुरी, उड़ीसा। यहाँ पे कोस्टल एरिया पुरी में जगन्नाथ टेम्पल है। इसको व्हाइट पगोरा भी कहते हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर ओवर द जगन्नाथ टेम्पल। द कैनोपी is of white color, that is why it is also known as white pagoda at Puri। तो यहाँ पुरी में है जगन्नाथ टेम्पल, ऑल्सो नोन एज व्हाइट पगोरा। यहीं पुरी से थोड़ी दूर पे है कोणार्क टेम्पल, सन टेम्पल कोणार्क। इसको ब्लैक पगोरा भी कहते हैं बिकॉज ऑफ द कैनोपी ऑफ डार्क कलर। तो कंफ्यूज मत होइएगा, कोणार्क में है ब्लैक पगोरा, पुरी में है व्हाइट पगोरा। जगन्नाथ टेम्पल पुरी। जगन्नाथ टेम्पल की अगर बात की जाए तो इसको यमनिका तीर्थ भी कहते हैं, क्योंकि माना जाता है कि यहाँ पर आकर के यमदूत की भी या यम राज की भी
पावर्स खत्म हो जाते हैं, मतलब यहाँ पे किसी की जान नहीं जा सकती, बिकॉज यमराज ऑल्सो बिकम्स पावरलेस। ये मान्यता है बस, इसीलिए कहा जाता है कि जगन्नाथ पुरी यमनिका तीर्थ। जगन्नाथ पुरी की अगर बात की जाए इस टेम्पल की, तो हिंदू धर्म में जो 4 इंपॉर्टेंट धाम हैं उसमें से एक ये है। 4 धाम में से एक है बद्रीनाथ इन द नॉर्थ, द्वारका इन द ईस्ट, द्वारका इन द वेस्ट, पूरी इन द ईस्ट एंड रामेश्वरम इन द साउथ। तो 4 इंपॉर्टेंट धाम में से पूरी भी एक इंपॉर्टेंट धाम है। यहाँ पे जो मूर्तियां रखी हुई हैं, जगन्नाथ लॉर्ड की मूर्ति है, उसके अलावा 2 और मूर्तियां हैं इंपॉर्टेंट डिटीज की। दे आर मेड अप ऑफ वुड। The temple was constructed in 12th century by King Anant Varman Dev of ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। ये सब प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो पूरी में व्हाइट पगोरा, कोणार्क में ब्लैक पगोरा। पूरी इज वन ऑफ द 4 धाम इंपॉर्टेंट फॉर हिंदू रिलीजन एंड पूरी को यमनिका तीर्थ भी कहते हैं। अब पूरी के अंदर जो इंपॉर्टेंट डीटीज हैं वो हैं 3, जगन्नाथ और उनके अलावा लॉर्ड जगन्नाथ के अलावा उनके 2 सिबलिंग्स, भाई बहन बलभद्र एंड सुभद्रा। तीनों के जो आइडल्स हैं वो लकड़ी के बने हैं, मेड अप ऑफ वुड। साल में एक बार क्या होता है, पूरी रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें इन तीनों डीटीज के जो आइडल्स हैं उनको अपने टेम्पल से निकाला जाता है। एक बड़े से रथ में, लगभग 45 फीट ऊंचा इस तरीके का रथ है, उसमें तीनों डीटीज की मूर्तियों को निकाला जाता है। और लगभग 2.5 किलोमीटर अवे एक दूसरा टेम्पल है, इसका नाम है टेम्पल ऑफ क्वीन गुंडीचा। क्वीन गुंडीचा इज कंसिडर टू बी आंटी ऑफ द 3 सिबलिंग्स, लॉर्ड जगन्नाथ, बालभद्र एंड सुभद्रा। इन तीनों की आंट मानी जाती हैं क्वीन गुंडीचा। उनके टेम्पल में ले जाकर के इन लोगों को रखा जाता है फॉर 9 डेज। 9 दिनों के बाद वापस से इस रथ यात्रा के थ्रू इन 3 डीटीज के आइडल्स को अपने जगन्नाथ टेम्पल में ला करके रख दिया जाता है। तो ये जो रथ यात्रा है, इट इज कंसिडर टू बी वेरी इंपॉर्टेंट और पूरे देश भर से लोग इस रथ यात्रा में जाकर के पार्टिसिपेट करते हैं। तो कल्चरली काफी सिग्निफिकेंट है। और हर साल लगभग जून से जुलाई महीने के बीच में ये रथ यात्रा निकाली जाती है। उसका कुछ सिग्निफिकेंस है, जैसे द्वितीय तिथि ऑफ शुक्ल पक्ष, तो जो जून से जुलाई के बीच में होता है, उसमें रथ यात्रा निकाली जाती है। 9 दिनों की ये यात्रा होती है। 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस पे ले जाकर के रखा जाता है 3 मूर्तियों को, जो लकड़ी की मूर्तियां बनी हैं क्वीन गुंडीचा के टेम्पल में। फिर 9 दिनों के बाद वापस ला करके उनको अपने ओरिजिनल जगन्नाथ टेम्पल में रख दिया जाता है। आप देख सकते हैं, इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड इन जगन्नाथ रथ यात्रा दैट स्टार्टेड इन पूरी रिसेंटली। पेरीहेलियन होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जवाब, व्हेन अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन। बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट में आएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड एज वेल एज बैलेंस ऑफ इनविजिबल, जिसमें ट्रेड इन सर्विसेज एंड ऑल आता है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।